Hello and welcome to my channel. My name is Tausif. In this video, we will learn about some basic concept about electricity and electric current and circuit. Right. So इस वीडियो में हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ये क्लास 10th की चैप्टर नंबर 12 की वीडियो है। जनरली इसमें पूरा बेसिकली इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो ये डिस्कस करेंगे हम स्विच क्या होता है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वैरायटी ऑफ यूजेस हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। होम्स में हम यूज कर सकते हैं, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स एंड सम अदर प्लेसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जैक्टली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली बनी किस चीज की होती है। ठीक है ना। तो जनरली हम ये सुनते हैं कि जो वायर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनी किस चीज की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम कह सकते हैं कि चार्जेस की बनी होती है। जो चार्ज होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वायर्स में फ्लो करते हैं और उनके फ्लो होने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। राइट। तो सेम यहाँ पर मेंशन है कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मेटल या ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। राइट। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं तो उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोज्ड कंडक्टर, एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टर जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। राइट। इलेक्ट्रिसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है कब, जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक क्लोज्ड कंडक्टर में या फिर एक क्लोज्ड पाथ में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें ये समझ आ गया कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सर्किट को हम समझ सकते हैं कि पाथ होता है, ये एक पाथ होता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक। तो वो पाथ किस चीज का बना होता है, वो मेटल का बना होता है, मेटल के वायर्स होते हैं। ठीक है। धातुओं के जो वायर्स होते हैं उनसे एक सर्किट बना होता है, एक पाथ बना होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हमें ये समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसको हम अपोजिट एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ठीक है, हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट बने होते हैं किस चीज़ के, कंडक्टर के। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा मेटल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में होते हैं, तो हर मटेरियल में फ्लो नहीं होते बट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं कि वुड का, जो लकड़ी होती है, लकड़ी में क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लकड़ी के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं क्या उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली होते हैं। उन पे भी, लकड़ी में भी एटम्स होते हैं, उसके भी जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो बट लकड़ी में आपने ये सुना होगा कि जो वुड होती है, वुड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। उसका रीजन ये होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वुड में जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, टाइनी एटम्स होते हैं, उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है।
तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का कारण ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण से फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि एक पाथ होता है, किस चीज का बना होता है, कंडक्टर का बना होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी अदर मटेरियल जैसे कि वुड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होती है? नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, कोई धातु, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि बहुत लूज तरीके से बंधे हुए होते हैं एटम के साथ। ठीक, आगे हम एटम की भी जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे हमें समझ में ये आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टिव मटेरियल में तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट जो अदर मटेरियल होते हैं जैसे कि लकड़ी हो गया, या फिर अदर मटेरियल जो भी आप सोच सकते हो जैसे कि क्लॉथ हो गया या फिर प्लास्टिक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं हो सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं एटम के साथ। और इसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट या इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो सकती इन मटेरियल्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि इफ यू वर टू ट्राई टू pass an electric current through a piece of wood, it would encounter significant resistance and very little, if any, current would pass through. तो ये है कि जनरली अगर तुमने ट्राई भी कर लिया कि लकड़ी में तुम चाहो कि हम तो वुड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके देखते क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट तो उसमें फ्लो नहीं होगी, अगर होगी भी तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि वुड की वुड जो मटेरियल है, जो लकड़ी है, उसमें अपने आप में उसकी क्वालिटी ये है कि उसके पास बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो उसके पास रोकने की क्षमता होती है लकड़ी के पास, कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो ना होने दे। तो वो अपने पूरे रेजिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देती है, इसी कारण से वुड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। ठीक है ना। अगर होगी भी तो वेरी लिटिल, बहुत कम। यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हमने समझा था कि फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोज्ड कंडक्टर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी ही जनरली इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम एक ब्रॉड टर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम तब यूज करते हैं जब जनरली ब्रॉड टर्म के लिए यूज करते हैं, या फिर एक जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं जनरल कन्वर्सेशन में। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हम स्पेसिफिकली साइंटिफिक टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, कि जब करंट जनरेट होता है, जब चार्ज फ्लो करते हैं एक वायर में, तो करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरली यूज करते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेज में, राइट। आगे चलते हैं। आगे हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ सकते हो कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। जैसे अज्यूम करो कि एक रिवर है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक। वाटर के जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्या होता है कि रिवर्स में वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं वेव्स को करंट बोला जाता है। तो इसी कंसेप्ट से तुम समझ सकते हो कि करंट, एक वायर में एक वायर है, उसमें कैसे करंट जनरेट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। ठीक। एक और ऐसा एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है। जैसे आप ट्रैफिक जैम के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक जैम होता है, तो उसमें जो सबसे आगे जो व्हीकल होता है, अगर वो मूव करेगा आगे, तो पीछे वाले व्हीकल भी मूव करते हैं, राइट। ये सिंपल लॉजिक है। जब भी ट्रैफिक जैम होता है और ग्रीन लाइट जलती है, तो जो सबसे आगे जो गाड़ी खड़ी है, जब वो मूव आगे करेगी तो पीछे वाली गाड़ियां भी उसके साथ साथ आगे मूव करेंगी। एक वेव जनरेट होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से मूव करते हैं। तो इसको इमेजिन कर सकते हो,
जनरली इस ये जो है कोई टेंजिबल थिंग नहीं है जिसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इमेजिन करना होगा थोड़ा सा कि जो चार्ज फ्लो का कंसेप्ट है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा कि चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं एक वायर में। ठीक है, चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है, चार्ज के बारे में समझते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोला जाता है इनको। चार्ज क्या होता है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होते हैं, अल्टीमेटली चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चार्ज कोई फिजिकल थिंग नहीं होती है, चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर ये टेंजिबल थिंग नहीं होती है। फिर चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक क्वालिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है, ये क्वालिटी होती है। ये इमेजिनरी टर्म है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना होगा कि चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो, कोई टेंजिबल चीज नहीं है जिसको आप तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो आंखों से। ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बट चार्ज को ऑब्जर्व कब किया जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाते हैं तब इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। किया पहले भी जा सकता है, बट जनरली तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह आ गया तो उसका चार्ज एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो नेगेटिव चार्ज एक्टिवेट होगा, एक जगह से जब दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो चार्ज के कारण हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ये गुण है चार्ज का कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज एक्टिव हो जाएगा। तो चार्ज के एक्टिव होने से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सिंपल है। ठीक। रीजन क्या है चार्ज फ्लो होने का, ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा। जैसे ये एक वायर है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है ना, वायर में होते हैं, ये मैं बाहर बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बट ये अंदर आप समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम लाइक दिस इज ए वायर एंड इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इधर मूव करेंगे। कब मूव करेंगे, जब यहाँ पे कोई प्रेशर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर आ जाए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा दे। ठीक। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। जब भी इस पर वोल्टेज, तो ये इसको एक एंड, ये एक वायर है, वायर का एक एंड ये है। ठीक है, और दूसरा एंड ये है। ठीक, तो इस एंड पर अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर बन जाता है। जब भी प्रेशर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। तो यही पूछा गया था कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनके फ्लो होने का रीजन क्या होता है, तो रीजन होता है वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होते हैं तो उनका रीजन होता है वोल्टेज या फिर प्रेशर, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, ये हमने समझ लिया। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक। फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में समझते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, चार्जेस का फ्लो होना, चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है ना, अगर फ्लो करेंगे चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वॉट डज ए स्विच डू, स्विच का क्या काम होता है, हमने जनरली घरों में देखा है कि स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कट करना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एक कंडक्टिंग लिंक, स्विच का काम होता है कि वो एक लिंक बनाता है। जैसे एक, सपोज करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इससे समझते हैं। ठीक है ना,
लेट्स सी दिस वन। ये एक डायग्राम है। हमारे पास ये जो प्लस एंड माइनस है ना, ये आप समझ सकते हो कि ये एक सेल है जिसका प्लस पॉइंट इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है। ठीक। तो जो आई है, आई को हम करंट के रूप में समझते हैं कि करंट इस साइड से निकल के, ये सेल है, सेल में से करंट इस साइड से फ्लो होते हुए इस साइड जा रहा है। ठीक है। और ये क्या है, ये लाइंस क्या है, ये वायर है। ये वायर, ये प्लस टर्मिनल वायर इससे जुड़ा हुआ है, किससे, बल्ब से। ये बल्ब है, राइट। तो इस बल्ब के इस पार्ट से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है और ये बीच में क्या है, वायर। सेम बल्ब से ये एमीटर लगा हुआ है, इसको आगे समझेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो ये वायर के थ्रू, ये वायर है, ये एमीटर है, इस ये भी वायर है। तो ये क्या है, के मीन्स स्विच, यानी कि यहाँ पे स्विच है। अगर इस स्विच में गैप है तो कंप्लीट सर्किट पूरा नहीं होगा, राइट। अगर इसमें गैप है थोड़ा भी तो कंप्लीट सर्किट पूरा नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से फ्लो हो रही थी वो कंप्लीटली नेगेटिव टर्मिनल में नहीं पहुंच पाएगी। यस, नेगेटिव टर्मिनल में नहीं पहुंच सकती है, राइट। अगर नहीं पहुंचेगी तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा क्योंकि कंप्लीट सर्किट ही पूरा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी तभी फ्लो होती है जब सर्किट भी कंप्लीट हो, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट जुड़ा हुआ हो सर्किट। ठीक है। लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। एंड हम यहाँ समझ रहे थे कि जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक कंडक्टिंग लिंक होता है कि जो सर्किट को जोड़ता है। ठीक है। जैसे कि एक बल्ब है और एक सेल है, इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करेगा, स्विच। अगर स्विच को बीच में से काट देंगे यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी सर्किट में और बल्ब नहीं जलेगा। अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी सर्किट में और बल्ब ग्लो होगा। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमें समझना है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करते हैं जब वो कॉन्टिन्यूअस हो, मीन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कॉन्टिन्यूअसली जुड़ा हो। अगर वो जुड़ा नहीं होगा यानी कि क्लोज्ड नहीं होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उसमें बीच में ब्रेक होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जैसा कि हमने पीछे समझा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम पीछे समझ चुके हैं कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा और हमें समझना होगा, जैसे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो जो चार्ज फ्लो होते हैं एक कंडक्टर में, उसकी कितनी मात्रा है जो कि फ्लो हो रही है, ठीक, थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं इन यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, उससे भी हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज कितनी मात्रा में, कितनी दर से एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रहे हैं। यानी कि अगर ये वायर है तो इस वायर में चार्ज, इस एरिया में सपोज करो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में एक यूनिट में, मान लो एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर एरिया में ओनली, सिर्फ इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, पूरे वायर की बात नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं करंट। यानी कि करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक। आई इक्वल्स टू, एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितने चार्ज को फ्लो करा सकते हैं एक यूनिट में। एक यूनिट मीन्स एक सेकंड मान सकते हो। एक सेकंड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये करंट की डेफिनेशन है। ठीक। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। करंट की डेफिनेशन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ।
द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक, तो एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में कितने चार्ज, यानी कि चार्ज की कितनी मात्रा, अमाउंट मीन्स मात्रा, कितनी मात्रा फ्लो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें समझना है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या फिर इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन टाइनी पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के साथ जुड़े होते हैं। एटम अपने आप में एक छोटा पार्टिकल होता है, तो एटम के साथ जुड़े होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। इसमें हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर के तरफ ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो अंदर पैक्ड हैं, जैसे कि प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपने ऑर्बिट में फ्लो करता रहता है, जैसे कि ये। ठीक है, ये इसकी ऑर्बिट है, ये चारों तरफ इसके घूमता रहेगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली हम ये दो के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की क्या खास बात होती है, एग्जैक्टली इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जबकि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक। ना, इसमें कहा गया है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है। तो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है ना। और जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इसको दोबारा समझ लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो अपोजिट मानी जाती है या फिर अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, विच आर नेगेटिव चार्जेस। कहने का मतलब है कि जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए नेट चार्ज क्यू, मान लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें समझना पड़ेगा इसका, करंट का। इफ ए नेट चार्ज क्यू, अगर नेट चार्ज क्यू है, यानी कि टोटल चार्जेस जितने भी फ्लो हो रहे हैं, यानी कि ये एक वायर है और इसमें ये एरिया में जितने भी टोटल चार्जेस इस पर्टिकुलर एरिया में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनका नेट क्या है, क्यू। यानी कि क्यू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स एक एरिया में, इतने पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर एरिया ये वाला। ठीक। नाउ यहाँ पे हमें समझना है कि एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, यानी कि एक यूनिट टाइम में, टाइम कितना है, टी टाइम में, टोटल चार्जेस जो फ्लो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। और करंट को किस चीज से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है डायग्राम। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है और इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट शो हो रहा है, इसमें एक बल्ब है और इसमें एक एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर के बारे में भी अभी हम देख लेंगे। ये एक स्विच है और ये एक सेल है। ठीक। तो इसमें क्या क्या है, कंप्राइजिंग मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होना चाहिए अल्टीमेटली।
सेल हो सकता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एक एमीटर होता है, एक प्लग की यानी कि स्विच होता है। ठीक। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है जिसको होल वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है? वो होती है कूलॉम। किस चीज की होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किस यूनिट में नापा जा सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलॉम में नापा जाता है। ठीक है ना। अब एसआई की फुल फॉर्म ये लिखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज को किस चीज में, किस यूनिट में कंसीडर किया जाता है? कूलॉम में। जैसे लंबाई है, लेंथ को किस चीज में यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या हो सकती है? किलोमीटर। ठीक। या फिर मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स होती है ना। सेम इसी तरह कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने फ्लो हो रहे हैं? कि इतने फ्लो हो रहे हैं। तो अब उनको डिनोट भी तो करेंगे ना कि एग्जैक्टली यूनिट कितनी है, तो उसको कूलॉम से डिनोट करते हैं। ठीक। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई होता है द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होता है और इसी को जनरली वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है 1C। 1C means 1C is equivalent to the charge contained in approximately 6.24151 into 10 to the power 18 electrons। इसका मतलब ये है कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक वायर में फ्लो करें। सपोज करो, यहाँ पे सपोज करो कि एक वायर है, इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो करें कि हम उनको एक कूलॉम बता दें कि इसमें एक कूलॉम फ्लो कर रहे हैं, इस एरिया में एक कूलॉम इलेक्ट एक कूलॉम चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम कैसे समझेंगे? जब उसमें 6.2415 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तब हम कहेंगे कि ये एक कूलॉम चार्ज है, एक कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं कि जो 6.2415 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 6 निकल के आता, तो 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो 6240, इसमें कितने जीरो हो सकते हैं, यानी कि 6 के बाद कितनी डिजिट है? 6 के बाद 18 डिजिट है। ठीक है ना। तो 6 के बाद 18 डिजिट इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक कूलॉम। तो एक कूलॉम इक्वल होता है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर। या फिर जब किसी वायर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 1 कूलॉम। ठीक। तो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम, यहाँ पे हमने समझा था एक एक कूलम। यहाँ पे हमें क्या समझना है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस का 19, ये माइनस का 19 अपोजिट में जाएगा तो 1.6 अपॉन 10 to the power 19। ठीक। हाँ। ठीक, 10 to the power 19, तो 1.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 जीरो से, 1 के बाद 10 के बाद 19 जीरो, इतने से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू होती है नेगेटिव चार्ज की। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? इतना सा चार्ज होता है, बहुत माइनर चार्ज है ये, बहुत ही छोटा सा चार्ज है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जब इतने सारे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं एक वायर में से, तब उसको 1 कूलम बोला जाता है। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज का ये नंबर याद रखना, 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। ठीक। नेक्स्ट है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने यहाँ पर देखा कि आई से डिनोट करते हैं। लेट्स सी, हमने ये देखा था यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। ये हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, बट इस आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, कि इस करंट को भी हम यूनिट में नाप सकते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर बना होता है या कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स मिलके बनना, ठीक है। तो 1 एम्पियर किस चीज से मिलके बना होता है, या कितने नंबर ऑफ कूलम से मिलके बना होता है, उसकी डेफिनेशन हम समझते हैं यहाँ पे। तो 1 एम्पियर है वो किस चीज के इक्वल होता है? 1 कूलम। 1 कूलम के इक्वल होता है अपॉन 1 सेकेंड। तो हमने पीछे पढ़ा था ये फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। यही अप्लाई यहाँ पर होगा। जैसे कि आई कितना करंट, एक पर्टि कितना करंट, करंट को कैसे हम समझते हैं, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि ये रहा, जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट। तो सेम इसी तरह से है कि टोटल क्यू कितना है, टोटल क्यू कितना है और कितना टाइम ले रहा है फ्लो होने में। टोटल चार्जेस में से जब हम टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? करंट। तो 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है? 1 कूलम। 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में फ्लो करते हैं। 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 × 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर एरिया से, तो उसमें कहा जाता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको समझते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। ठीक है, हमने यहाँ पे तो 1 एम्पियर में समझा, लेकिन इसको अगर स्मॉलर क्वांटिटी में समझना है तो उसमें मिली एम्पियर भी समझ सकते हैं हम, और माइक्रो एम्पियर में भी होता है। मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को, मिली एम्पियर जब हम समझते हैं तो मिली एम्पियर क्या होता है? 1000 से डिवाइड करना। तो 1 एम्पियर को जब हम 1 एम्पियर को जब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मिली एम्पियर का रूप ले लेता है, ठीक। ये 1 के मीन्स 1000, और 1 ए मतलब 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को जब हम 1000 नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल किसके बराबर आ जाता है? टोटल आ जाता है 1 एम ए, यानी कि 1 मिली एम्पियर। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। या फिर अगर माइक्रो एम्पियर समझना है हमें तो माइक्रो एम्पियर में 10 लाख से डिवाइड होता है, ठीक है। 10 उसके बाद 5 0, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि -6 पावर ये अपॉन में आ जाती है, अपॉन में आ जाएगी, इसके उधर साइड में जाएगी, यानी कि दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जब जाती है तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डिनोट करके दिखा। तो 10 लाख माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर। कह सकते हैं हम कि 1 एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है? तो 10 लाख माइक्रो एम्पियर के बराबर। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर होता है? तो 1000 मिली एम्पियर के बराबर। यहाँ पे हमें ये समझ आ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि एम्पियर इज ए डिवाइस, एमीटर, सॉरी, एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस, यहाँ पर देखते हैं कि एमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक, जो क्या करता है? मेजर करता है। क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है एमीटर। कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट, the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell
थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। एक सर्किट में हमने देखा कि एक बल्ब होता है, एक एमीटर होता है, एक सेल होता है। तो मिलके क्या बनता है, सर्किट बनता है। ये हमने यहाँ पर देखा, एक बैटरी है यानी कि सेल, एक बल्ब है और एक एमीटर है। इसको स्विच कहते हैं, ठीक। स्विच को भी कंसीडर किया जाता है सर्किट में। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड से करंट फ्लो करता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से अगर निकल के करंट इस साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो कैसे होता है सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव यानी कि इस तरह से फ्लो होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक 0.5 एम्पियर का करंट एक सर्किट में से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से एक करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का। तो करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक है, फॉर 10 मिनट। कितने मिनट के लिए, टी। हमें क्या पता चला, टी मीन्स टाइम। टाइम कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट तक या 10 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, यानी कि क्यू की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। क्यू कितना यानी कि चार्जेस कितने फ्लो हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में से। तो हमें आई दिया हुआ है, हमें टी दिया हुआ है, हमें क्या बताना है। अब इस टी को मिनट में दिया हुआ है, हमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 मिनट का 600 सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12.1, यानी कि इक्वेशन आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इस इक्वेशन के अनुसार, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है, तो क्यू एक साइड में हो जाएगा और टी और आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मीन्स करंट कितना फ्लो होगा और कितने समय में फ्लो होगा, आई और टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन होकर वैल्यू आएगी, ये 300 सी क्या है, ये कूलॉम है। यानी कि इतने चार्जेस फ्लो होंगे, 300 कूलॉम फ्लो होंगे, ठीक। आपकी बुक में एक इस तरह का बॉक्स दे रखा है, इसको भी समझना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड ए वायर। एक वायर में चार्ज किस तरह से फ्लो होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं किसमें, सॉलिड कंडक्टर में, ठीक। सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इनसाइड द सॉलिड। एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो जो एटम्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, इकट्ठे बंधे हुए होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है उनके बीच में। बट इट टर्न आउट दैट द इलेक्ट्रॉन आर एबल टू ट्रैवल। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिर भी ट्रैवल कर लेते हैं। एटम्स इतने टाइनी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो इतने टाइटली बंधे होते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड कंडक्टर में वो ट्रैवल कर लेते हैं। क्या ट्रैवल कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली। यानी कि स्मूथली फ्लो कर सकते हैं सॉलिड कंडक्टर में। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, मूव करने की जो डायरेक्शन होती है या फिर जो मूव करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। व्हेन ए स्टेडी करंट, जब एक स्टेडी करंट यानी कि एक लगातार दिए जाने वाला करंट फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से, यानी कि एक ऐसे मटेरियल से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित स्पीड से फ्लो करते हैं। यानी कि इधर इस वाले एग्जांपल से समझते हैं, जो डायग्राम था ये। सपोज करते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सर्टेन है, ठीक है, स्टीडी करंट है। यहाँ पे हमने देखा था स्टीडी करंट होना चाहिए, यानी कि लगातार करंट आ रहा है। तो जो लगातार करंट आ रहा है, लगातार करंट आने के कारण से लगातार इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक। हाउ इज इट देन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच अप? ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत, यानी कि साइमल्टेनियसली या फिर इंस्टेंटली बल्ब भी ग्लो हो जाता है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी फास्ट ये एक्टिविटी होती है? इट कैन नॉट बी दैट ए करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीचेस द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब। इसमें समझा है कि ये नहीं हो सकता कि एक करंट स्टार्ट होता है केवल और केवल जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक टर्मिनल से, और वो सप्लाई फिजिकली दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से शुरू होता है एक टर्मिनल से, और जब तक वो यहाँ तक ना पहुंच जाए तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। ड्रिफ्ट करंट का मतलब होता है कि वेरी स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं द अदर टर्मिनल। ठीक है, बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग वायर इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ड्रिफ्ट मतलब बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लोली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर में। तो ऐसा कैसे होता है कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम से या फिर इंस्टेंटली बल्ब जल जाता है? तो ऐसा कैसे होता है जबकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो मूव करते हैं? यहाँ लिखा है वेरी स्लो प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वायर में वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं उनको। बहुत स्लो स्पीड में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन फिर ऐसा कैसे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी फास्ट मूव कर जाती है कि जैसे ही हम स्विच दबाते हैं या स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एकदम फास्ट मूव करती है और बल्ब ग्लो हो जाता है, करंट फ्लो होता है। यानी कि करंट बहुत फास्ट फ्लो होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लो फ्लो होते हैं या फिर मूव करते हैं। तो करंट इतना फास्ट फ्लो होता है कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के क्लोज हो जाती है। यानी कि क्लोज टू द लाइट स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के बराबर अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली फ्लो होता है। अब यहाँ आपकी बुक में इसको थोड़ा डीप नहीं दिया गया, बट ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। सपोज हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम एक सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट ये है हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया। सिंपल। ये उसी तरह का डायग्राम है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लोली मूव करते हैं। अगर यहाँ से जब करंट इस डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में जो मूव होगा तो करंट इसमें इतनी तेज फास्ट मूव होगा कि करंट बहुत तेज मूव होगा और ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटली जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये करंट फ्लो होके इस बल्ब में भी फ्लो हो जाएगा, एमीटर में भी फ्लो हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में भी चला जाएगा, और ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो होने लगेगा। बट लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं, यानी कि बहुत स्लोली मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड के कारण जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट होती है। आप इसको समझते हैं कि करंट क्यों इतनी फास्ट मूव हो जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते? तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही इस पे वोल्टेज अप्लाई होता है, वोल्टेज अप्लाई होने के साथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस वायर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट वाले पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की जो प्रक्रिया होती है ना वो बहुत तेज होती है।
तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पूरे के पूरे वायर में बहुत तेजी से करंट आता है, और इसी कारण से जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब बहुत फास्ट ग्लो हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इतनी फास्ट मूव नहीं कर रहे होते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, राइट इन कमेंट। अगर आपका मन हो कमेंट में लिख सकते हैं आप इनके आंसर्स, जैसे व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या ही मतलब है। हमने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी, इस वीडियो में क्या समझ आया इलेक्ट्रिक सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, करंट की क्या यूनिट होती है ये आप बता सकते हैं। करंट को डिनोट किससे करते हैं बाय द वे, करंट को आई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है ये आपको कमेंट में लिखनी होगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक, अल्टीमेटली पूरी वीडियो तो देख ली आपने अंत में, अब कमेंट में आपको लिख के बताना है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th के साइंस एनसीईआरटी का, उसका हमने बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चैप्टर है उसके हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक चीज़ों के बारे में समझा इस वीडियो में। आगे जो वीडियो आएंगी वो डिफरेंट क्लास की हो सकती हैं, तो आप कमेंट में लिखकर बताओ एग्जैक्टली आप कौन सी क्लास में और कौन सी क्लास की वीडियो आप चाहते हैं, कौन से कंसेप्ट पे बात करना चाहते हैं, कौन से कंसेप्ट को आप बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। जैसे हमने इसमें चार्ज के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा। तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस आप किस पर चाहते हैं, या फिर कौन से चैप्टर आप चाहते हैं कि ये कवर हो जाएं, या फिर टॉपिक भी आप लिख सकते हैं कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो उन टॉपिक पर कमेंट में आप टॉपिक लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच।